नमस्कार दोस्तों, आज की ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सर 30 सेकंड सर। नमस्कार दोस्तों, आज की ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी ने हमारे स्वास्थ्य और देश की आर्थिक स्थिति दोनों को अभूतपूर्व क्षति पहुंचाई है और सभी इस बात पर सहमत हैं कि इस स्थिति से निपटने के लिए इंडस्ट्री को बूस्ट करने की तुरंत आवश्यकता है। इसके लिए तुरंत कारगर कदम उठाए जाने चाहिए, परंतु अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर मजदूरों के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ किया जाने लगा। आनन फानन में कानूनी बदलाव किए गए और ऐसी मान्यता है कि इन लेबर कानूनों को सरकारें पिछले कई वर्षों से बदलना चाहती थी और उन्हें कोरोना संकट के दौरान ऐसा करने का मौका मिल गया, क्योंकि इन बदलावों से श्रमिकों, मजदूरों का शोषण और बढ़ने वाला है। इसी से जुड़ी है हमारी आज की ब्रीफिंग। हमारे साथ हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बिहार और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमें ब्रीफ करें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद प्रणव भाई। बहुत दिनों के बाद आप सभी का साक्षात्कार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रहा है। आप सबका चेहरे देख के बड़ी खुशी हुई। हमारे में से ही कुछ साथियों को, पत्रकार साथियों को, कुछ पत्रकार साथी के परिवारजनों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और वर्किंग कमेटी ने तय किया कि एक ऐसा महामारी का वक्त है, इस वक्त पे हम राजनीति नहीं करेंगे। एज ए ऑपोजिशन एग्रेसिव, जहां पर कुछ गलत भी हो रहा है तो विरोध नहीं करेंगे, हम सरकार का समर्थन करेंगे। और कहीं जगह पे पानी अगर हद से बाहर बह रहा है और बहुत दिक्कत वाला मामला है तो जरूर लाल बत्ती दिखाएंगे, इनको सरकार को जरा बताएंगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है और पॉजिटिव सजेशंस देंगे। और उसी को चलते हुए आप सबने भी देखा होगा कि जहां पर भी जो कुछ हो रहा था, कहीं किट की प्राइस में बहुत डिफरेंसेस, कहीं पे कुछ बीजेपी के लोग मिले हुए थे और सूरत में पैसे श्रमिकों के उठा रहे हैं, उनके वीडियो सामने आए। किसी का सर फोड़ दिया गया बीजेपी के नेता द्वारा, और फिर भी हमने इसको पॉलिटिकली वोट नहीं किया है, क्योंकि हम इस वक्त पे राजनीति नहीं करना चाहते। आज मैं आपसे खास बात ये करना चाहता हूं कि हमारे श्रमिक जो है वो रीढ़ की हड्डी है इस देश की। चाहे कितने भी चमकते कंगूरे विकास के हम दिखा दे, पर वो जो नींव बनती है वो हमारे श्रमिकों के खून पसीने से वो नींव बनती है। और वो नींव बनाने वाले हमारे श्रमिकों को आज सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बिहार का प्रभारी होने के नाते दिल्ली का भी इंचार्ज हूं, पर बिहार के लोग बहुत सारे इधर उधर श्रमिक फंसे, और जब उनकी बात सुनते हैं, उनके फोन आते हैं, वो जिस तरह से बात करते हैं, रात की नींद हमारी भी खराब हो जाती है। ऐसे हालात में अगर सरकार की अहम जिम्मेवारी सबसे पहले होती तो उन श्रमिकों की चिंता हम सब के लिए, राजनीति को इधर उधर रख दे, इंसानियत के नाते इन श्रमिकों को हमें टॉप प्रायोरिटी देनी हो। इस तरह का माहौल आज पूरे देश में है। आज इस प्रेस वार्ता में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं कि मैं जिन श्रमिकों की बात करता हूं, जिन्हें फायदा देना चाहिए, जिनकी सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए, उन श्रमिकों के साथ जो व्यवहार भाजपा की 3 सरकारों, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, और वही पैटर्न सारे देश में भाजपा की सरकारें वहां करेंगे, वो है जैसे गिरते हुए को संभालो नहीं, गिरते हुए को लात लगा दो।
इस तरह का व्यवहार। ये सरकारें हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, ये सरकार है मध्य प्रदेश की सरकार, और ये सरकार है गुजरात की सरकार। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट में हमारे श्रमिक का शोषण ना हो उसकी चिंता की गई, और हमारे संविधान के बाद उन्हीं को आधार लेते हुए हमारी सरकारों ने, इस देश की सरकारों ने श्रमिकों का शोषण ना हो इसके लिए कानून बनाया गया, इस श्रमिकों की रक्षा। मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, इस माहौल में जब श्रमिक इतने परेशान है, तब भाजपा की यूपी की सरकार सारे श्रमिक कानून को साइडलाइन कर देना चाहती है। उन्होंने कर दिया है। 3 साल के लिए श्रमिकों के लिए कोई उसके संरक्षण का कानून नहीं होगा, और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इनका किसी भी तरह चाहे शोषण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वही किया। गुजरात सरकार तो 2 कदम आगे चली कि वो 3 साल नहीं 1200 दिन तक हम लेबर लॉ का कोई पालन नहीं करेंगे। माने 1200 दिन तक लेबर का शोषण करने का एक परमिट आप दे रहे हो। बाहर से, विदेश से कोई इंडस्ट्रीज आएगी तो गुजरात सरकार कहती है 33,000 हेक्टेयर जमीन है, हम आपको देंगे, आप अप्लाई कीजिए, 7 दिन में आपको परमिशन दे देंगे। मैं इसका विरोध में नहीं हूं, आना चाहिए, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट हो, बाहर से भी इंडस्ट्रीज हो, पर क्या हमारे श्रमिक का शोषण करके वो इंडस्ट्री चलाएंगे? क्या हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी जो लोकल घरेलू उद्योग है उसको स्टिम्युलेटिव पैकेज पहले नहीं देना चाहिए? अगर आप बाहर वाले को इतना दोगे तो हमारा जो लघु उद्योग है, हमारा एसएमई माइक्रो इंडस्ट्रीज जो है, जो आज बिल्कुल खड़ी हो सके इसी हालत में नहीं है, वो उसके साथ कैसे कंपटीशन करेगा? तो उसकी चिंता करनी चाहिए। आज अगर उद्योगपति है जिसकी ट्रेजरी में 10,000 करोड़ पड़े हैं, आप उसको कोरोना के दौरान देखो तो उसकी ट्रेजरी में हर महीने 100-200 करोड़ मुनाफा आता था, उसमें शायद थोड़ी कटौती हुई होगी। उसकी ट्रेजरी की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, जरूरत है तो जो हर रोज का कमाता था और रोज का खाता था, उसके पास आज कोई पूंजी नहीं थी, थोड़ा बहुत बचाया भी होगा तो 45 दिन तक अगर उनकी आमदनी नहीं होगी तो कैसे जिएगा? तो चिंता उन बड़े उद्योगपति की जगह हमें इन श्रमिकों की करनी होगी। तो इन्हीं को लेके मैंने आज इस प्रेस वार्ता में खास करके जो 3 भाजपा राज्य सरकारों ने किया है, और मुझे मैं पूरा आज तक का जो पैटर्न रहा है, जहां जहां भी फिर बीजेपी की सरकार है यही तरह का होगा। सारे श्रमिक कानून को साइडलाइन कर दो, श्रमिकों का शोषण करो और उद्योगपतियों का कल्याण करो, बड़े उद्योगपतियों का। मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी थोड़ी सी इन श्रमिकों को भी सुन लीजिए, और ये कानून हमारे संविधान के बेस पे बने हुए कानून है। तो राज्य सरकार भले ही अनाउंस कर रही है, पर ये कंकरेंट लिस्ट में है संविधान के हिसाब से, माने ये कानून आपके पास भेजना पड़ेगा उनको। आप एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई भी सरकार करती है तो उसके मंजूरी मत दीजिए, उसको रोक लगा दीजिए, और हमारे श्रमिकों की चिंता आप कीजिए। तो चाहते थे, बार बार आपको कहा था कि श्रमिक अपने वतन जाना चाहते हैं, उसकी मुफ्त में प्रावधान कीजिए, बड़ा पैसा नहीं लगेगा। और देश 2-5 नागरिक के लिए स्पेशल हवाई जहाज भेजता है, तो हमारे देश की ट्रेन अगर वहां उनके लिए मुफ्त में ले जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जब आप नहीं माने, हमने ये भी कहा था कि अगर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन को डेकोरेट करने के लिए 20,000 करोड़ अभी नहीं खर्चा करो, चलेगा, 1-2 साल बाद कर लेना, पर श्रमिक की चिंता करो, आप नहीं कर रहे।
हम कुछ मदद करते हैं तो वो भी आपको पसंद नहीं आ रहा, और आप पैसे कितने लेते हो? एक श्रमिक सूरत से अगर बिहार जाता है तो रूटीन में वो जनरल टिकट लेता है जो 310 से लेके 340 रुपये में आती है। आज जो आप ट्रेन चला रहे हो उस ट्रेन में जनरल टिकट आप देते ही नहीं हो, कंपलसरी श्रमिक को स्लीपर कोच बुक करना है और उसको रिजर्वेशन के भी एक्स्ट्रा चार्जेस भरने, माने 310 से 340 की जगह 710 से लेके 780 रुपया श्रमिक अपनी घर वापसी के लिए। क्या इस माहौल में भी सब्सिडाइज ना करो पर ऊपर से पेनल्टी करो? ये बहुत बहुत दर्द की बात है। मोदी जी, आपके मन की सब सुनते हैं। आज वक्त है आप श्रमिक के दिल की, उनके दर्द की बात आप सुने और इसके ऊपर ध्यान दें, ऐसा मैं अनुरोध करता हूं मोदी जी को। मैं सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। आपके सवालों का स्वागत है। Thank you, Sakti bhai. I just wanted to add that he has statements ready in both Hindi and English. We'll be releasing it to you shortly. मैं सवाल आमंत्रित करता हूं जो साथी सवाल पूछना चाहें। सिद्धार्थ ने पूछा है पहले। सिद्धार्थ, सवाल पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, सरकार ने फैसला लिया है और रेल मंत्रालय ने ये दावा किया है कि 300 ट्रेन डेली जो है वो रेल मंत्रालय जो रेलवे है वो चला सकता है, और 12 मई से पैसेंजर ट्रेन भी चलाने वाले हैं जो 15 ट्रेनें चलेंगी और 30 फेरे वो लगाएंगे। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? पहला सवाल है। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों से बैठक करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब से कुछ देर में होने वाली है। क्या उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है? क्योंकि लगातार जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो ये भी कह रहे हैं कि न केवल कांग्रेस शासित और राज्यों के मुख्यमंत्री भी केंद्र की तरफ आंखें गड़ाकर देख रहे हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं हाथ लग रही। सिद्धार्थ भाई, आपके दोनों सवाल के बारे में, आपका जो पहला सवाल था, मैं कल से यही सोच रहा था कि आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंस सभी मुख्यमंत्री जियों के साथ कर रहे हैं तो उस वक्त पे ये प्रधानमंत्री जी के लिए यही सही होता कि आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी मुख्यमंत्रियों की राय ले लेते कि हम जो ट्रेन शुरू कर रहे हैं वो किस तरह से करें, कैसे करें, करें या नहीं करें, और उन मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद वो अनाउंसमेंट होती। तो मैं मानता हूं एक जो लोकतंत्र में कलेक्टिव डिस्कशन के बाद डिसीजन होता है, मैं ही सब करूं वही सही, वो लोकतंत्र में नहीं होता है। तो अगर आज के बाद करते तो मेरे मानने में अच्छा रहता। दूसरा जो आपका सवाल है, आज सभी राज्य सरकारें जिस तरह से काम कर रही है उसमें भारत सरकार का सबसे बड़ा जिम्मा ये है कि किसी भी राज्य सरकार को जहां पर भी जो उनको एक्स्ट्रा भी देना पड़े तो देना पड़ेगा, और आपको फजूल के खर्च बंद करने पड़ेंगे। पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो लड़ रही है उनको पैसे के लिए कहीं पर भी दिक्कत ना आए, ये देखने का काम वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और मैं अभी तक वो नहीं हुआ है, और बार बार हमारे नहीं और भी मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के नहीं और भी मुख्यमंत्री, और जहां भाजपा की सरकार है वहां के फाइनेंस मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, वो भी बोल रहे हैं कि हमें पैसों की जरूरत है और भारत सरकार एक्स्ट्रा भी जब देना चाहिए तब हमारा जो अधिकार का निकलता है वो भी पैसे नहीं दे रही है। तो अगर ये ठीक नहीं होगा तो मैं मानता हूं कि बड़ी मुश्किलों को, बड़ी दिक्कतों का सामना स्टेट गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा। प्रणव भाई, अगला सवाल IANS से है। सैयद इमाम साहब, पूछे। नमस्कार। नमस्कार। सबसे ज्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट आपके होम स्टेट में हो रहा है, खासकर जहाँ पे हीरा के जो तराशते हैं वो लोग अपना अपना सूरत शहर छोड़ के जा रहे हैं, बाहर के लोग जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो कोरोना की महामारी अहमदाबाद में फैले उस चीज को आप लोग रेज नहीं कर रहे हैं, क्यों? देखिए, दोनों चीज है।
पहली बात तो ये है कि मैंने पहले ही आपको कहा, आपकी बात सही है, हम जितना उठाना चाहिए नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हम भी इस वक्त में सरकार के लिए जो भी मदद कर सकते हैं करते हैं। एज ए ऑपोजिशन, अगर आज बीजेपी ऑपोजिशन में होती तो आप समझ सकते हो, पर हमारे लिए राष्ट्र का हित पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर है, और हमारे सोनिया जी और राहुल जी का भी यही संदेश है। तो गुजरात में हालत जो आप देख रहे हो ना, उससे कहीं बुरे। जो राहुल जी ने कहा था 12 फरवरी को, वो तो नहीं माना गया। गुजरात की विधानसभा में हमारे विधायकों ने मुद्दा उठाया था कि साहब अभी विधानसभा को बंद रखिए, ये कोरोना की बीमारी अहमदाबाद में जिस तरह बढ़ रही थी, और जब ट्रंप का यहाँ विजिट हुआ, एक्सपर्ट्स कहते हैं, मेरे पास ना प्रमाण है ना मैं एलिगेशन करता हूँ, पर क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर पहले रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे कहते हैं कि गुजरात में कोरोना, खास करके अहमदाबाद में परसेंटेज ऑफ डेथ, अब राजस्थान से परसेंटेज ऑफ डेथ डबल है। अहमदाबाद, गुजरात की बात करो तो आप और मायने में देखो तो अहमदाबाद की हालत बहुत खराब है। तो कहते हैं कि ट्रंप की विजिट नहीं करते तो अच्छा रहता, क्योंकि उस वक्त न्यूयॉर्क में, अमेरिका में कोरोना आ गया था। कितना प्रिकॉशंस लिया गया था वो आप में सब जानते हैं। दूसरी बात है कि श्रमिकों के लिए जो व्यवस्था यहाँ करनी चाहिए। सूरत में लोग बार बार रोड पर आ गए, बड़ौदा में लोग बार बार रोड पर आ गए, उसके ऊपर लाठीचार्ज, टीयर गैस हुआ, और पैसे भाजपा के कॉर्पोरेटर का भाई ले रहा है, और वो वीडियो भी आपके सामने आ गया, और वो भी पोल खुल गया कि भाजपा के लोग सोशल मीडिया पे चलाते थे कि 85% भारत सरकार दे रही है, 15% स्टेट दे रही है, हम मुफ्त ही ले जा रहे हैं। फिर चीफ मिनिस्टर गुजरात के सेक्रेटरी का वीडियो हमने लगाया कि वो खुद कह रहे हैं कि कोई मुफ्त नहीं है, पैसे तो श्रमिक को देने ही देने हैं। और जो बेसिक जरूरत थी, कहते थे किसी को हम भूखा नहीं रहने देंगे। मैं आप सब के रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी कैमरे की आंख घुमा लो। कल एक सिविल के डॉक्टर ने एज ए विसल ब्लोअर के नाते मुझे 22 पॉइंट का एक बड़ा डिटेल भेजा कि कितना गलत यहाँ पे हो रहा है। अब सिविल अस्पताल और कोविड के लिए जो अस्पताल बना है, वहां पे डेथ होती है तो उसकी फाइल देखने के लिए हमारा सिविल का एक्सपर्ट कोविड हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, वो कहता है सारी फाइल यहाँ लाओ। जहां पे से ब्लड सैंपल लिया जाता है वो वहां पे व्यवस्था नहीं है, उसको भेजो कहीं और, घंटे लग जाते हैं। जहां पे 1200 बेड की हॉस्पिटल है, रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए एक ही कंप्यूटर और प्रिंटर है। बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने जताई है। मैं इसको इसलिए पब्लिकली ज्यादा नहीं लेता हूं, मैंने सरकार को वो फॉरवर्ड किया है, विसल ब्लोअर का नाम नहीं दिया है, मैंने कहा ये मेरे पास आया है, इनके अच्छे सजेशंस पॉजिटिव है, कम से कम इसको इम्प्लीमेंट करो। वहां यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच में जो लड़ाई गुजरात में चलती है आप सब जानते हो। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और नीचे के बीच में बहुत ही झगड़ा चलता है, और आखिर में जनता यहाँ पीस रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका संज्ञान, क्योंकि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों गुजरात के हैं, तो गुजरात के जो हालात है उसकी वो चिंता करें। राहुल जी पहले ही कहते थे कि आप टेस्ट, सिर्फ लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। इतने दिनों के बाद अब कह रहे हैं कि वी हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस। अरे भैया, आज आप इतने दिनों के बाद, ये क्या कॉन्ट्रास्ट क्या है? आप गंभीरता से नहीं लेते हो, आप स्लोगन बोलते हो कि महाभारत की लड़ाई 18 दिनों में जीत ली थी, कोरोना की ऊपर विजय हम 21 दिन में कर लेंगे। 21 दिन तो कहीं चलेगा। स्लोगनबाजी करने का वक्त और होता है, यहाँ सीरियस होके काम करने का मौका है और सबको करना चाहिए। धन्यवाद शक्ति भाई। अगला सवाल आनंद पटेल जी का है, इंडिया टुडे से। आनंद, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। शक्ति भाई नमस्कार। नमस्कार आनंद भाई। मेरा सवाल बेसिकली जो नोटिफिकेशन सरकार इशू कर रही है, कोविड जब से शुरू हुआ 25 मार्च से लेके अब तक 400 से ऊपर नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किए हैं अलग अलग मंत्रालय ने, और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस आए हैं लगातार। कई सारे, हर नोटिस के बाद एक आध दो क्लैरिफिकेशंस भी आए हैं। सबसे ज्यादा होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशंस जारी किए हैं इसे लेकर के। जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेसेस हैं, वो ये कह रहे हैं कि इतने सारे नोटिफिकेशन आ गए हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा,
सरकार क्या चाहती है और कैसे उसको लागू करना चाहती है। और केंद्र के नोटिफिकेशन के बाद स्टेट्स में अलग से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि लाइसेंस राज या इंस्पेक्टर राज वापस आ गया है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही बात है आपकी, और इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे माहौल में डायलॉग जो करो आप, उसका बड़ा असर होता है। वन वे कोई भी हो, ये कहते कि मैं ही सब जानता हूँ और किसी से सुझाव लेने की जरूरत नहीं है, तो दिक्कत है। तो ये वही लोग करके बेच देते हैं जो रियल फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। ना तो उनकी सुनी जाती है, ना उनसे बात की जाती है, और फिर इनका शोषण होता है, प्रॉब्लम होता है, और मंशा जो काम करने की होती है वो नहीं हो रही। आपकी बात सही है, और कॉन्ट्राडिक्शन होता है। कभी-कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है, स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन इससे बिल्कुल उल्टा होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक आपको नोटिफिकेशन निकल गया और नीचे पर्कुलेट नहीं हुआ है, तो वो इंस्पेक्टर अपना पुराना क्लैरिफिकेशन नहीं आया है वही दिखा के इसको परेशान किया जाता है, और वो मानने को तैयार नहीं है कि ये नोटिफिकेशन के बाद क्लैरिफिकेशन हुआ है और नोटिफिकेशन में लिखा था उससे उल्टा अब हो गया है। वो मानने को अफसर तैयार नहीं है। वो कहता है हमें तो जो पहले से मिला है वही है, हमारा कोई इसमें हम चेंज करना नहीं चाहते। तो बहुत बड़ी समस्याओं का सामना, और खास करके स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, स्केल इंडस्ट्रीज, वो सबसे ज्यादा दिक्कत में आ रही, क्योंकि उनको उनके तो मानो कि कोई भी जाके डंडा वहां मार सकते हैं। पहले कहा कि आप शुरू करो, खोलो, खोलने की बात आई तो उसमें लगा कि इतनी भी गलती करोगे तो सीधा तुम्हें जेल में डाल देंगे। वो कहता है कि भैया अब एक तो धंधा ठीक नहीं है, इस वक्त मैं सब कर रहा हूं और फिर मुझे जेल में क्यों जाना है। तो जो कोऑपरेशन होना चाहिए सरकार की ओर से, वो नहीं हो रहा है। आनंद भाई, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। थैंक यू। अगला सवाल प्रीति है सहारा से। प्रीति, सवाल पूछे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल आपके सुओ मोटो से है, जिसमें आपने ये मुद्दे उठाए हैं कि किस तरीके से लेबर लॉज को अपने हिसाब से मोल्ड किया गया है, और लंबा अरसा जो है वो कर दिया गया है कि अब इस दरमियान लेबर लॉज हम पर लागू नहीं होंगे, हम पर किसी भी तरीके से इसका असर नहीं होगा। ऐसे में जो लेबर्स हैं उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे होगा? आज जो मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या इस मुद्दे को आप लोग उठाने जा रहे हैं? क्योंकि ये एक बहुत चिंता का विषय है। आपने खुद कहा कि धनाढ्य लोगों के अकाउंट में तो पैसा है, लेकिन मजदूरों के पास नहीं है, तो इसे फिर एश्योर कैसे करेंगे? क्योंकि लेबर लॉज ना होने की आड़ में तो वो एक तरीके से तानाशाह हो सकते हैं। दूसरी ये कि जो अब ट्रेन चालू होंगी कल से, जिसकी आज 4 बजे से बुकिंग होनी शुरू होनी है, किराया 4,000 से भी ऊपर तक का है। राजधानी के रेट्स जो हैं वो लिए जाएंगे, जबकि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ना तो नेट बैंकिंग करता है ना ऑनलाइन बैंकिंग करता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी होने हैं। आज लोग को इतना पैसा तक नहीं बचा है कि राजधानी का किराया अफोर्ड कर सकें। तो ये सिर्फ खास वर्ग के लोगों को मदद पहुंचाना नहीं होगा क्या? बिल्कुल प्रीति जी, मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर ये लेबर लॉ नहीं रहेगा तो फिर श्रमिकों का शोषण और शोषण ही होगा, और उसका संरक्षण कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कोर्ट भी फिर तो कहेगी कि जब कानून नहीं है तो हम क्यों सुनेंगे आपकी। तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी आज सुओ मोटो अगर थोड़ा सा भी दर्द श्रमिकों के लिए है तो वो खुद कह दे अपने लोगों को कि ये ऐसा कोई कानून पारित नहीं हो सकता है जहां श्रमिकों के हित के जो कानून है उसको आप साइडलाइन कर दो। ये काम आज जरूर प्रधानमंत्री करे, ये हम उम्मीद करते हैं। आपका जो दूसरा सवाल था, मैं बिल्कुल आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर आप राजधानी के रेट से, इसका मतलब ये हुआ कि आप गरीब को मदद नहीं करना चाहते, आप कैटर करना चाहते हो जिसके पास बहुत पैसा है। और अगर एक परिवार राजधानी का किराया दे सकता है तो वो तो अपनी स्पेशल कार लेके भी जा सकता है, और जिसकी अपनी कार है उसको तो बिल्कुल आप थोड़ा जुगाड़ कर लो तो आपको परमिट मिल ही जाता है, चाहे किसी भी राज्य में जाना। परेशान कौन है? परेशान वो है जिनके पास पैसे नहीं। हमारे बिहार में भाजपा और जेडीयू की सरकार है। अब वहां नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने ये कह दिया कि श्रमिक अपने पैसे देके यहाँ आए बिहार में
फिर 14 दिन के बाद हमारे पास वापस आएगा तो हम उसको रीएम्बर्स करेंगे। कितनी बड़ी मजाक है। आज उसके पास टिकट लेने के पैसे नहीं है और बिहार का गांव में चला गया आदमी 14 दिन के बाद पटना में आपके पास पैसे लेने आएगा 700 रुपया, उसका आने जाने का खर्चा कभी सोचा है? तो माने बिल्कुल आप कहते हैं ना, जो इंसानियत होनी चाहिए, क्या एक बात एक गरीब के जगह पे अपने आप को रख के सोचने वाली बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है और इसी बात का दर्द है। और मैं आप सभी से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी कांग्रेस की और बात उठाए ना उठाए, आप चाहे मेरी पीसी दिखाए ना दिखाए, पर आपकी कैमरे की आंख उन गरीब तक, उन श्रमिक तक जरूर लेके जाइए जिनकी जो हालत है। आज सूरत से मेरे पास 3-4 फोन आए, बच्चे रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमने ग्लूकोज बिस्किट लेके बच्चों को खिला के 3 दिन काटे हुए। मैंने किसी तरह से वहां कलेक्टर से बात करता हूं कि भाई आप तो कहते हो कि अन्न ब्रह्म की तरह हम पूरा राशन, जिसके पास राशन कार्ड नहीं दे रहे तो ये लिस्ट है भेजो। बोले नहीं, सरकार ने ये कहा है कि नहीं, हम किसी को सूरत सिटी में अन्न ब्रह्म के तहत अभी नहीं दे सकते हैं, गाड़ी नहीं जा सकती अभी लेके छुटपुट लोगों के लिए, हम तो खिचड़ी बना रहे वहां लेने के लिए आया। मैंने कहा ये जगह से कितनी दूर है, तो उसने एड्रेस दिया। अब 3 किलोमीटर पैदल चल के श्रमिक खिचड़ी खाने के लिए उधर जाएगा, पॉसिबल है क्या है? और बच्चे छोटे छोटे टिफिन नहीं, वहां आओ उन्हीं को। तो बड़ी दर्दनाक हालत है इन श्रमिकों की। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने का ये वक्त है। इंसानियत के नाते मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे मीडिया के साथी हैं वो इनकी आवाज बनेंगे, तब सरकार के कान तक, उनकी आंख तक सच्चाई पहुंचेगी और इनके लिए कुछ काम होगा। प्रणव भाई। मोहित जी सवाल पूछना चाहते हैं। मोहित। शक्ति भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। शक्ति भाई, मेरा सवाल ये है कि सबके सामने है प्रवासी मजदूरों का दर्द, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि जहां जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार आर्थिक पैकेज की बात कांग्रेस शासित राज्य करते रहे हैं, प्रवासी मजदूरों की बात करते रहे हैं कि किस तरीके से उनके घर तक पहुंचाई जाए। खासतौर पे अगर हम कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें तो कांग्रेस की क्या डिमांड है, आप लोग क्या डिमांड करते हैं? क्योंकि लगातार डिमांड तो पूरी हो नहीं रही है, अब आप क्या डिमांड करते हैं? देखिए, हमारी बहुत सीधी सादी कुछ डिमांड्स हैं। जहां कांग्रेस शासित राज्य है वो कह रहे हैं कि भैया एक तो हमारा अधिकार का जीएसटी का जो पैसा बाकी है आपसे, वो बाकायदा हमें दे दो, क्योंकि हमारे पास अभी इनकम नहीं है। आप वो पैसा जीएसटी का हमारा निकलता हो दो। दूसरी डिमांड है कि ये कानून जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेवारियां बनती है और उसमें खास करके सेक्शन 13 जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, वो कहती है कि अगर किसी के पास भी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो कह रही है ना कि आपका लोन है 3 महीने के बाद भरना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सेक्शन 13 कहती है कि नो, आप उसे इंटरेस्ट भी नहीं ले सकते हो, उसको साइडलाइन भी करो, इसका कन्वर्जन कर दो और जरूरत है तो उसको नई लोन दो। और मैं आज ऐसी डिमांड, क्योंकि ऑपोजिशन में हूं, नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, 2 बार लगातार सूखा पड़ा, तो हमने जो किसानों के पास लोन थी उस लोन के 5 और 8 साल के कन्वर्जन माने इंस्टॉलमेंट कर दिए और एज इफ के तुम्हारे पास लोन तुम्हारे ऊपर बिल्कुल जीरो मान के नया लोन दिया। आज हमारे एसएमईज है, आज हमारे छोटे मोटे दुकानदार है, आज हमारे किसान है, ऐसे लोगों के लिए वो भारत सरकार को निर्णय करना पड़ेगा। हमारी कोई राजस्थान सरकार या पंजाब सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार या महाराष्ट्र सरकार ये नहीं कर पाएगी। भारत सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों का पूरा अमल करना चाहिए। जो रोज का लेके रोज खाता है, अब जानते हो, छोटी सी पान की दुकान लगा के बैठने वाला आदमी या जूता पॉलिश करने वाला आदमी या रिक्शा चलाने वाला आदमी, उसका तो हर रोज की आमदनी, उसको हर रोज खाना। अब उनको कैश डॉल्स देना है, अब राज्य सरकार देना चाहती है, वो कहां से देगी? ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है। और अगर भारत सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर आप विस्ता प्रोजेक्ट बंद कर देते। आप 20,000 करोड़ रुपया सुशोभन करने में खर्च कर सकते हो,
और एक गरीब को मदद करने के लिए राज्य सरकार को कहते हो कि पैसे नहीं दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। मैं कहूंगा इसलिए नहीं कि मेरी सरकार, प्रधानमंत्री जी ने खुद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की तारीफ की वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि कोविड के खिलाफ जो लड़ने में राजस्थान के मुख्यमंत्री का काम था। WHO ने स्पेशल टीम भेजी कि अशोक गहलोत जी की सरकार राजस्थान में जो काम कर रही है उसको देखने के लिए। एक इंसानियत वाला टच होना चाहिए, वो हम दे रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार भी इस वक्त पे, ये वक्त ऐसा है, आपको ताजुब होगा, हमने भरूच से एक ट्रेन भेजी, उस ट्रेन में गुजरात सरकार के अफसरों ने अप्रूवल की कौन पैसेंजर रहेंगे, रेलवे डिपार्टमेंट के पास लिस्ट थी, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे, बाकी श्रमिक थे। श्रमिकों ने ट्रेन से सोनिया जी का धन्यवाद करता हुआ वीडियो भेजा। मेरे वहां पे परिमल सिंह राणा करके जिला अध्यक्ष ने 7.5 लाख रुपया डिपॉजिट किया था। अब यहाँ के एक मिनिस्टर 2 दिन तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मदरसा के मुस्लिम बच्चों को कांग्रेस ने भेजा। हकीकत में क्या एक छोटे से अगर कुछ 15-20 बच्चे आ गए, आपको उस ट्रेन में से वीडियो भेजने वाला प्रेम शंकर सिंह राजपूत नहीं देखा, आपने एक भूमियार एक ब्राह्मण ने भेजा, वो नहीं। और इस वक्त भी हिंदू मुस्लिम की मिनिस्टर बैठ के इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। मैं कहता हूं, मैं आपके जरिए जरूर इस देश को भी कहना चाहता हूं कि जो अच्छे सज्जन लोग समझने वाले हैं, वो इस सरकार के ऐसे इस वक्त के मजहब के नाम पे उनकी वोट बैंक मजबूत हो सकती है। देश और इंसानियत टूट रही है, आवाज उठाएं। अगर वो चुप रहेंगे तो भीष्म पितामह को भी बाण पे सोना पड़ा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की आखिरी जिंदगी दर्दनाक रही थी। चुप ना रहे आप, हम भी गलती करते हैं, हमारे खिलाफ भी सज्जन समझने वाले लोग आवाज उठाए और भाजपा के सामने भी आवाज उठाए। थैंक यू। अगला सवाल अनुराग जी का है। अनुराग, नेटवर्क 18 से सवाल पूछे। गोयल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि पी चिदम्बरम साहब ने आज वेलकम किया प्रधानमंत्री या सरकार का जो फैसला था ट्रेन शुरू करने का, और साथ ही ये भी कहा कि सड़क परिवहन और वायु जो मार्ग है वो भी थोड़ा बहुत खोल देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की ही यंग लीडर हैं राधिका खेड़ा, उन्होंने ओपनली ट्वीट के जरिए ही उससे असहमति भी जताई पी चिदम्बरम साहब के ट्वीट से। क्या कांग्रेस एक वॉइस में सरकार के जो फैसले हैं उनको एक तरीके से नहीं देखती? कांग्रेस के अपने अंदर इसको लेकर के मतभेद हैं कि सरकार ठीक डिसीजन कर रही है या ठीक नहीं कर रही है? आपका सवाल अच्छा है। देखिए, हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी, माने हमारे वहाँ वो दबाव नहीं है कि आप बोल नहीं सकते हो, आपको आवाज रखने का अधिकार है। चिदम्बरम साहब ने अपनी बात रखी, राधिका खेड़ा ने अपनी बात रखी। अब कांग्रेस पार्टी और हाईकमांड एक बात, अपना जो विचार, आज चीफ मिनिस्टर्स गए हैं, वो अपने विचार रखने के बाद जो भी पार्टी की लाइन होगी, वो जो भी होगी वो चिदम्बरम जी भी फॉलो करेंगे, राधिका खेड़ा भी फॉलो करेंगे। हम इस डेमोक्रेसी में इंटरनल डेमोक्रेसी को खत्म करना नहीं चाहते हैं कि पार्टी से जुड़ा है वो अपना विचार नहीं रख सकता है। आज सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां विचार एज ए कांग्रेसी नहीं, मैं एज ए स्पोक्स पर्सन भी हूं, पर कभी मैं मेरा खुद के विचार होता है तो मैं रख सकता हूं, ये कांग्रेस है। और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मन की उनके सुनो और उसके बाहर का बोला तो तुम्हारा पांव नहीं गला काटा जाएगा। तो ये बात है। हम, मेरे यही बात थी कि हमारे मुख्यमंत्री आज मिल रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो तब तक प्रधानमंत्री जी वेट कर लेते, क्योंकि वो आखिर में फील्ड पे लड़ने वाले स्टेट के हेड्स के साथ, मेरे ही नहीं सभी पार्टी के मुख्यमंत्री से, उसमें भाजपा के भी और पार्टीज के भी, सबके साथ बात करने के बाद ये डिसीजन होता तो अच्छा होता। आज जो फंसे हैं इधर उधर दुखी हो रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं और मान रहा हूं कि उन श्रमिकों को वो तो मुफ्त में जो भी सुविधा हो सकती है करके अपने वतन जाने का सबको अधिकार है। आपको मैं इसके साथ कंपैरिजन नहीं करता हूं, पर हजीरा में गुजरात के 8 लोग जापान के थे, उसको सूरत लाके जापान से स्पेशल चार्टर प्लेन में फ्री 8 लोगों को जापान सरकार लेके गई। तो हम हमारे नागरिकों के लिए, क्या हमारे श्रमिकों के लिए हम एक मुफ्त ट्रेन नहीं दे सकते? यही दर्द होता है। राजनीति के तौर पे हम उन श्रमिकों को बहका के, उन
उनके साथ मोदी मुर्दाबाद करते रोड पे निकलने वाली राजनीति भाजपा जैसी हम नहीं करते हैं, पर इनका दर्द है, तो एक जिम्मेवार ओपोजिशन के नाते जरूर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपके सामने ये बात है। Thank you, Shakti bhai. Two last questions. Niyamika has been waiting for a while. Niyamika, please come in. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मेरा सवाल है कि पूरे देश से जो श्रमिक हैं वो पैदल चल के या ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं। इसी क्रम में 1 लाख से ज्यादा श्रमिक जो हैं वो बिहार पहुंच चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो रेड जोन आई है लिमिटेड कोविड टेस्टिंग फैसिलिटीज होने की। क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके बारे में? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी तरीके की मदद करनी चाहिए बिहार को, या और कोई सजेशन आप देना चाहें इसके बारे में? देखिए, मैंने पहले भी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को 2-3 बार ये रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारे श्रमिक हैं, इनको हम दर दर की ठोकरें खाने नहीं देते। हमारे स्टूडेंट्स कोटा में फंसे हुए थे, भाजपा के विधायक के लिए सरकार की गाड़ी जाके ले आई और दूसरे छात्रों को नहीं लाते थे, तो मैंने आवाज उठाई थी। पर मेरी ये डिमांड थी कि बिहार के अंदर कोरोना ना फैले, उसकी चिंता करनी है। और इसके चलते वहां पे जो बात हो रही थी, मैंने कहा था कि आपके सारे स्कूल, कॉलेज, होटल, रिसोर्ट, पार्टी प्लॉट्स खाली पड़े हैं। जो भी बाहर से आते हैं आप उसको वहां क्वारंटीन कीजिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करवाइए, पूरा चेकअप करवा के जब लगे कि इनके घर जाने से बिहार में कोरोना नहीं फैले तब करना है। मैंने ये भी कहा था कि एनडीए की आपकी सरकार है, सुशील मोदी जी तो भाजपा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जरूरत पड़े तो बिहार एक ऐसा प्रांत है कि जहाँ पे इतना पैसों की जरूरत है, तो आप वहां से भारत सरकार से भी मदद लीजिए और कीजिए। पर हो रहा है उल्टा। वहां भागलपुर में स्वास्थ्य मंत्री का खुद का क्षेत्र है और वहां पे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल हॉस्टल एंड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दोनों है। वहां पे कोरोना का टेस्ट होता था। 5 अप्रैल से शुरू हुआ और फिर वहां के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि साहब मुझे तो लिमिटेड किट दिया था, खत्म हो गया, मुझे कोरोना टेस्ट भागलपुर में करना है। अजीत शर्मा मेरे विधायक ने बार बार आवाज उठाई कि भैया भागलपुर में टेस्ट बंद हो गए, किट दो। आज भागलपुर में किट नहीं है, टेस्ट कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा है। इतना बड़ा इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा हेडक्वार्टर है, वहां आप किट नहीं पहुंचाते हो तो बिहार की हालत क्या होगी? और बिना टेस्ट करे लोग मरते हैं तो मरने दो, और फिर कहोगे कि कोरोना तो है ही नहीं मेरे राज्य में, वो भी ठीक नहीं है। बिहार के लिए भारत सरकार को स्पेशल ध्यान देना होगा। हमारी जो मांगे बिहार की है उसको पूरी करनी होगी, ये मैं जरूर मांग करता हूँ। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन अब्दुल बारी जी, आइए। गुड आफ्टरनून सर। Sir, I have a question. हाँ सर, यू बिलोंग टू गुजरात, अहमदाबाद। जो शाहपुर में जो इंसिडेंट हुआ है रिगार्डिंग द पुलिस एक्सेसेस, ये न्यूज बन रही है इंटरनेशनल मीडिया में, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? Somebody says that it was a clash between the local MLA, Congress MLA and the police. मैंने इस वक्त पे जैसे ही मेरे संज्ञान में लाया गया, तुरंत मैंने जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ मैंने बात की। मैंने उनको कहा कि ये वक्त इंसानियत दिखाने का वक्त, और अगर पुलिस डंडा मारेगी, घर में घुस के मारेगी, प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर लाठी चलाने की कोशिश वाला वीडियो, माने इंसानियत के नाम पे मैंने भाजपा के नेता जो यहाँ पे बड़े पद पे बैठे हैं उनको फोन करके मैंने कहा मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, और आप तो हिंदू हो ना, आप हिंदुत्व में मानते हो ना, तो हिंदू मजहब कहता है एक ईश्वर, और हिंदू मजहब कहता है पुनर्जन्म, माने मरने के बाद दूसरा जन्म। हिंदू मजहब कहता है हर योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि आपके दादा दादी या बाप जो मर गए हैं वो आज वो मुस्लिम बिरादर के वहां बच्चे होके नहीं पैदा होंगे, नहीं हुए होंगे, उसका कोई सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? क्या ये वक्त है इस वक्त पे ये करने का?
आप जो भी है उसके साथ कड़ी से कड़ी का जो भी प्रोसीजर है कीजिए। इसके साथ साथ मैंने हमारे जो मुस्लिम बिरादर थे, हमारे वहां वर्कर और कार्यकर्ता था, उनको भी कहा है कि भैया कुछ गलत भी हो रहा है, आप एजिटेट करोगे और उसके साथ निर्दोष लोगों के सामने अत्याचार करने का सामने से भी मौका मिल जाएगा। तो दोनों तरह मैंने बात की और दोनों को कहा है कि ये वक्त इंसानियत के नाते काम करने का है। मजहब कोई भी हो, वो हिंदुस्तानी है। इस देश में हिंदू मुस्लिम साथ मिलके जब लड़े थे तब आजादी मिली थी, और वर्ल्ड कप हम तभी जीते हैं जब हिंदू खिलाड़ी और मुस्लिम खिलाड़ी साथ मिलके क्रिकेट टीम में जब खेले हैं, तभी हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीता है। भाजपा अपने वोट बैंक के लिए अभी इस वक्त ये वोट बैंक की राजनीति ना करे, तो मेरा भी अनुरोध है। आपकी बात सही है, उस अत्याचार का वीडियो मुझे मिलने पे मुझे भी बड़ा दर्द हुआ था, और मैंने जो कुछ टॉप लेवल के यहाँ अफसर हैं जिन्होंने, मैं मिनिस्टर था, मेरे साथ भी काम किया है, मुझे विश्वास है कि वो लोग इसमें बैलेंस करके ऐसा फिर से कहीं ना हो उसकी कोशिश करेंगे। मेरे से जितना हो सकता है प्रेशर मैं भी वहां पे डाल रहा हूँ। Samya wants to ask a question. If you can accommodate the last question, Samya, please come in. जी सर, पंजाब गवर्नमेंट ने 1 मई को एक सर्कुलर निकाला था कि जो अनस्किल्ड लेबरर्स है, सेमी स्किल्ड लेबरर्स है, इनका जो डेली वेज है वो बढ़ा दिया जाएगा। बट अब पंजाब गवर्नमेंट ने वही 1 मई का जो सर्कुलर था उसको विड्रॉ कर दिया है कि जो पहले प्राइस बढ़ाने वाले थे पर डे वेजेस के लिए माइग्रेंट्स के लिए 338 से 353 होने वाला था, वो अब विड्रॉ कर दिया गया है। तो जहां कांग्रेस माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो कांग्रेस रूल स्टेट में ही जब कोरोना वायरस के कारण, इकोनॉमिक क्रंच के कारण ये विड्रॉ किया जा रहा है, तो एक तरह से डाइकोटमी देखी जा रही है। देखिए सामिया जी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी और राहुल जी ने जब हमारी CWC की मीटिंग, जिसमें मुख्यमंत्री भी थे साथ में, ये जरूर कहा है कि हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है उनको देने की हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, और उसी के चलते ये हुआ भी है। और आगे भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे वहां भी कुछ कानून में चेंज, हमारे लोग भी, हमारे मुख्यमंत्री भी श्रमिक कानून में चेंज करने जा रहे हैं। वो कैसा चेंज करने जा रहे हैं कि श्रमिक को 5 पैसा अभी ज्यादा कैसे मिले। अभी जो है पर आवर काम करने के लिए 8 घंटे काम कर सकते हैं। हमारी सरकारें भी सोच रही कि हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे कि पर आवर पेमेंट हो, और 8 घंटे से नहीं 12 घंटे भी श्रमिक काम करने के लिए सक्षम है, और उसका काम ऐसा है कि वो 12 घंटे कर सकता है, फिजिकली एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, तो उनको ज्यादा काम करें और ज्यादा पैसे मिले। मैं मानता हूं कि पंजाब का सर्कुलर, शायद ये जो दूसरी सोच हमारी है कि पर डे का जो फिक्स पैसा था उसकी जगह पर आवर वाला करके उसको ज्यादा पैसा मिले, उसी की कोशिश में किया होगा। पर हमारी ये जरूर कोशिश रहेगी, और आप सभी के सुझावों का भी स्वागत रहेगा। हम वो नहीं कहते हैं कि हम ही सर्वज्ञ है। आपके कोई सुझाव अगर कहीं पर भी जरूरतमंद हिंदुस्तानी के लिए, हमारी जहां सरकार है उनको कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, या 2 स्टेप आगे चलने के लिए आप साथियों का भी सुझाव होगा, तो मैं जरूर उनके मुख्यमंत्रियों को पर्सनल लेवल पे भी बात करके कहूंगा। और देश में कोई भी नागरिक अगर नागरिकों के हित के लिए सुझाव, देखिए और सरकार देख लीजिए, मैं फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मुझे एक बार भी मेरे साथ कंसल्टेशन नहीं हुआ, और राजस्थान में चीफ मिनिस्टर है, आज वसुंधरा राजे जी से बार बार वो वीडियो कॉन्फ्रेंस या उनसे मिल रहे हैं। वो हर किस्म के लोगों से, NGO हो, हर मजहब के मुखिया हो, उनसे बात करके पॉजिटिव सजेशंस किसी का भी हो, उसको क्रेडिट दे के इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो राजस्थान में गुजरात के कंपैरिजन में परसेंटेज ऑफ डेथ आधा से भी कम है। तो सबको मैं मानता हूं, और आपका कोई भी सुझाव होगा तो उनका भी सामिया जी जरूर स्वागत रहेगा। अभी एक सवाल प्रणब जी, शक्ति भाई, मेरा भी एकोमोडेट कर दीजिए। रमन बोल रहा हूँ न्यूज़ 24 से। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है क्या? आ रही है, पूछिए ना। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप बिहार के भी प्रभारी हैं और दिल्ली के भी प्रभारी हैं, और बिहार में हमने देखा कि कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा नाराजगी लोगों की मुख्यमंत्री के निर्णय लेने में जो देरी हुई,
चाहे कोटा से बच्चों को लाने की बात हो, श्रमिकों को बिहार लाने की बात हो, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समय रहते निर्णय किया और उन्हें काफी कम तकलीफ हुई। अब जो निर्णय लिया गया है कि जो श्रमिक आएंगे उनके बाद उनको पैसा दिया जाएगा, इस पे भी कई शिकायतें सामने आ रही है कि जब उनके पास पैसा नहीं है तो वो पैसा टिकट का कैसे देंगे और फिर वहां पे आने पे उनकी व्यवस्था। आज जो ट्रेन की बुकिंग शुरू हो रही है उसके क्वारंटीन की व्यवस्था के बारे में अभी तक रेल मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा। इससे पहले जो भी श्रमिक गए हैं उनके क्वारंटीन जरूरी है, ये बात कही गई है, लेकिन आज के रेल मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही है कि रेल से जाने वाले लोगों का क्वारंटीन होगा या नहीं होगा। दूसरी बात की एक दिल्ली से जुड़ा हुआ सवाल ये मैं करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि हमें अब कोरोना के साथ जीना होगा, जो कि प्रधानमंत्री भी या बीजेपी के सत्ताधारी दल के नेता भी कहना शुरू कर दिए हैं। अगर कोरोना के साथ जीना ही है तो फिर 45 दिन या इतने दिनों तक जो लॉकडाउन करके लोगों को इतनी बड़ी तकलीफ हुई, उसका क्या रीजन समझते हैं आप? रमन जी, आपके सवालों का स्वागत है। आपकी बात सही है कि बिहार में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, एक मंत्री के बेटे के लिए स्पेशल सरकार की गाड़ी जाके मंत्री के बेटे को कोटा से ले आई, पर कोटा के बच्चों को लाते नहीं थे। मुझे बार बार इसको पब्लिक डोमेन में उठाना पड़ा और बच्चों के साथ मैंने ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंस ओपन की। अशोक गहलोत जी ने काफी वहां मदद की और जब दबाव बहुत बना बिहार में तभी उनकी इंतजाम। असल में बिहार में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसका सही कारण यही है कि वहां पे ना ताल है ना मेल है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भाजपा के हैं, चीफ मिनिस्टर जेडीयू के हैं। अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और भाजपा की कोशिश है कि अगर इस माहौल में नीतीश कुमार को जितना बदनाम करना है कर लो, तो चुनाव आते आते अगर मौका मिल जाता है कि अकेले भाजपा सरकार बना सकती है तो नीतीश कुमार के ऊपर ठीकरा फोड़ के हमें चुनाव में जाना। तो जहां साथ में बैठे हुए सरकार के लोग उनकी मंशा एक दूसरे के खिलाफ की हो, अगर उस हालत में हमारे वहां वो कहते हैं कि दो बैलगाड़ी होती है, उसमें एक बैल नॉर्थ में खींचेगा और दूसरा है वेस्ट में खींचेगा, ईस्ट में खींचेगा, तो वो बैलगाड़ी चल नहीं सकती। तो बिहार में हालत ये। दूसरा आपका जो था क्वारंटीन करने के लिए, मैं मानता हूं कि अगर वो नहीं करेंगे, जैसे भागलपुर में टेस्ट बंद हो गए, अगर ऐसा रहा तो बिहार में दिक्कत और बढ़ेगी। और बिहार में जो मेडिकल फैसिलिटीज भाजपा और जेडीयू 15 सालों से वहां पे है, पर मेडिकल फैसिलिटीज रूरल एरिया में जो होनी चाहिए बिल्कुल नहीं है और ये फैलेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तीसरी बात जो आपने कही कि कोरोना के साथ जीना सीख लो, मैं भी कल यही परसों से सोच रहा हूँ, क्योंकि हर्षवर्धन जी है जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ, उनका एक इंग्लिश चैनल पे राजदीप सरदेसाई जी के साथ इंटरव्यू में देख रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि नाउ वील हैव टू लर्न टू लिव विद दिस वायरस। तो भैया, अगर मोदी जी तो कहते थे कि महाभारत की 18 दिन में 21 दिन में तो हम इसको कोरोना को खत्म कर देंगे, कुछ जगह पे वो एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है कि मोदी जी को फोन कर लिया और मोदी जी ने कोरोना वाले को कह दिया और कोरोना ने कह दिया कि वायरस की बैग पैक करो, यहाँ से भागना पड़ेगा, यहाँ तो कोरोना नहीं चलेगा। ये पब्लिसिटी और स्टंटबाजी का वक्त नहीं है। तो अगर आपने लॉकडाउन, आप कह रहे हो कि लॉकडाउन जरूरी नहीं था, यू विल हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस, देन देश को जवाब देना होगा आपको कि बिना सोचे समझे तो फिर ये क्यों किया, और अगर सोच समझ के किया था तो बिना सोचे समझे ये स्टेटमेंट क्यों आ रहा है कि टू लर्न टू लिव विद दिस वायरस। ऐसी जिम्मेवारी के बिना की बातें नहीं होनी चाहिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे और देश हो। ऑस्ट्रेलिया भी लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है, तो उन्होंने, मैं आज ही नेट पे पढ़ रहा था, बहुत सिस्टमेटिक प्लान किया है कि लॉकडाउन खत्म किस तरह से स्टेप वाइज करेंगे और आगे हम कैसे हमारी बात रखें। तो ये बहुत जरूरी है। आप एक दिन ईस्ट कह दो, दूसरे दिन वेस्ट कह दो और बीच में जनता का नुकसान बहुत बड़ा हो जाए, तो देश को जवाब देना होगा प्रधानमंत्री जी। प्रणब भाई, मेरे ख्याल में रीमा जी कब से परेशान है, उनका शायद एक ही छूट गए हैं, तो ले लो, बाकी कोई नहीं है। बोलिए रीमा जी, आप क्वेश्चन पूछिए। रीमा जी पूछिए सवाल। क्या कनेक्टिविटी? हाँ,
प्लीज आस्क क्वेश्चन रीमा जी। सर उनकी आवाज नहीं आ रही है। सिग्नल वीक है उनके एंड पे। हाँ यस यस, नमस्ते श्रीकांत जी। हाँ मेरा क्वेश्चन है, पूरा कंट्री का जो रिमोट एरियाज है, विलेज एरियाज है, ठीक नहीं है, can't hear anything, आपके वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है ठीक से, I'm sorry। पर्सनली नेक्स्ट टाइम पूछ आपका लीजिएगा। सवाल ले लेंगे रीमा जी। आपके यहाँ एंड पे कनेक्शन वीक है, अगली बारी ले लेंगे आपका सवाल। नहीं तो अभी प्रणब जी आप करस्पॉन्डेंट दिलवा दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही रीमा जी, अगली बार आपका सवाल ले लेंगे। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद है कि आप हमारे सुझावों को देखेंगे, सीरियसली लेंगे और अपनी पत्रिकाओं में, टेलीविजन चैनल पर इन्हें जगह देंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेगी और मजदूरों को उनके अधिकारों को सशक्त करने के लिए जो है सही कदम उठाएगी। आप सभी का इस ब्रीफिंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थोड़ा सीख लेना कैसे प्रोटेक्शन उन्होंने चारों ओर लगा के रखे हैं। हेलो आप सब भी, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। प्रणव भाई, आपको, संजीव भाई और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर।